डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 16। सबसे पहले उसमें एक फोटो मिली जो कि निया की थी, जिसमें उसने एक पिंक कलर की फ्लोरेन फ्रॉक पहन रखी थी जिसकी लेंथ उसके घुटनों से नीचे तक थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसमें उसके साथ उसकी दोस्त भी थी जो उस दिन देव ने उसके साथ देखा जब उसने निया को 3 साल पहले देखा था। आप लोगों को याद होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देव उस फोटो को देख उस पे हाथ फिराने लगा। उसके होठों पर ना दिखने करने वाली छोटी सी स्माइल आ गई थी जो कृष ने देख ली थी। देव ने उसे छुपा भी लिया। वो जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी चली भी गई। कृष उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या उसका डेविल बॉस स्माइल कर रहा था? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो देव को घूर घूर के देखने लगा। देव ने बिना उसकी तरफ देखे ही अपने ऑरा में बोला, मुझे देखना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आंखें ही ना रहे। अब आगे। देव की धमकी सुन कृष की आंखें बड़ी हो गई और उसके माथे पर ठंडे पसीना आ गया। उसने चुपचाप से नजर और बोलती दोनों ही बंद कर ली और अपने फोन में कुछ देखने लगा। ड्राइव अभी चुपचाप बिना इधर उधर ध्यान दिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। देव फाइल को आगे देखता है तो उसमें निया की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। निया सिन्हा, उम्र 18 साल। उसके डैड राजवीर सिन्हा, मोम सिया सिन्हा, मुंह बोले पेरेंट्स अजीत सुंदर और कविता सुंदर। उनकी बेटी रोमा सुंदर। निया की बेस्ट फ्रेंड नेहा शर्मा जो बचपन से उसके साथ है और उसका हर तरह से साथ देती है और उसकी केयर करती है। देव ने निया की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे। वो टेढ़ी स्माइल करते हुए खुद से बोलता है, मिस्टर अजीत सुंदर, तुमने बहुत सताया है ना मेरी लिटिल डॉल को। अब देखना तुम सबका मैं क्या करता हूँ। इतना बोल वो एकदम से बहुत अजीब और डरावनी हंसी हंसने लगा जिसे सुन सकार में आगे बैठे कृष और ड्राइवर की हालत खराब हो गई थी। इस वक्त देव की हंसी यमराज जैसी लग रही थी कि अभी वो सबको आग लगा देगा और सबकी जान लेके यमलोक चला जाएगा। ड्राइवर और कृष ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने देखने लगे। उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे देव को देख भी सके। दोनों ही देव की डरावनी हंसी सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे। वो पहले ही पसीने से नहाए हुए थे, अब तो उनके पूरे शरीर में पसीना पानी की तरह आने लगा और उनका गला सूख गया था। देव कुछ देर बाद अपना हंसना बंद करता है। इसी के साथ उसकी गाड़ी डाकहेल के बाहर रुकती है। ये एक बहुत बड़ा विला है जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। इसका कलर पूरा काला है। इसके चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आती रहती है। इस विला की सिक्योरिटी बहुत अलग तरह की है। इसमें अंदर अलग अलग तरह के डॉग रखे गए हैं जिनको हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ सिक्योरिटी डॉग करते हैं। यहाँ का पूरा सिस्टम ही अलग है। यहाँ देव के कुछ खास लोग ही रहते हैं। एक देव का सबसे खास पेट है जिसको उसने एक बच्चे से पाला है। वो बहुत अगल तरह का चिता है जिसका नाम देव ने सियार रखा है। वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। वो पूरा 1 मैन आर्मी के जैसा है। देव के लिए सियार देव के लिए उसके बच्चे की तरह है। इस विला में देव का अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड काम और जिनको सजा या टॉर्चर किया जाता था वही यहाँ पर लाया जाता था। यहाँ देव भरोसेमंद आदमी डैन रहता है, वही सियार को संभालता है। इस विला को डाक नाम इसलिए दिया गया है। यहाँ जितने भी काम होते हैं और सजा दी जाती है वो हेल की तरह ही होती है। सियार को कोई और हैंडल नहीं कर सकता और बाकी के सारे डॉग को रेक संभालता था। रेक और डैन देव के इलीगल काम करते हैं। इस विला में मगरमच्छों के लिए विला के पीछे बैक एरिया में एक बहुत बड़ा तालाब भी बनाया गया है जिसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों को रखा गया है। यहाँ जितने भी लोगों को सजा दी जाती है उनकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलती है। सब कुछ यहाँ रहने वाले जंगली जानवर खा जाते हैं। देव को डेविल ऐसे ही नाम नहीं दिया है, उसके सारे काम ही डेविल वाले हैं। गाड़ी के रुकते ही कृष बाहर आया और देव के लिए गाड़ी का बैकडोर खोला तो देव बाहर आया और सीधा उस डाकहेल के अंदर जाने लगा। वहीं बाहर पहले से ही डैन बाहर खड़ा देव का इंतजार कर रहा था। देव को देख उसने जल्दी अपना सिर झुका के देव को ग्रीट किया। देव ने अपना सिर हिलाया और पूछा, कहाँ है वो? डैन ने देव को अंदर जाने के लिए रास्ता दिया और उसके साथ चलते हुए बोला, बॉस, उन लोगों को यहाँ अंदर रखा गया है। देव और कृष दोनों ही डैन के साथ अंदर चले गए। डाकहेल अंदर से भी पूरा काले कलर का था। देव जैसे जैसे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसके कानों में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे उसे बहुत मारा जा रहा हो। उसकी चीखें उस डाकहेल में गूंज रही थी जो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी।
डैन देव को फोर्थ रूम के आगे जाके रोकता है तो देखता है उस रूम में बिल्कुल कम रोशनी है और कुछ लोगों को उल्टा लगता कि उनकी खाल उधेड़ रहे हैं। उन लोगों की बॉडी से खून पानी की तरह निकल के जमीन पर गिर रहा है। देव को उन लोगों को देखते ही उसका पारा हाई हो गया और गुस्से से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी आंखें शोलों की तरह आग उगल रही थी और उसके गले, माथे और हाथों की नसें उभर के बाहर दिख रही थी। एपिसोड 17। डैन देव को फोर्थ रूम के आगे जाके रोकता है तो देखता है उस रूम में बिल्कुल कम रोशनी है और कुछ लोगों को उल्टा लगता कि उनकी खाल उधेड़ रहे हैं। उन लोगों की बॉडी से खून पानी की तरह निकल के जमीन पर गिर रहा है। देव को उन लोगों को देखते ही उसका पारा हाई हो गया और गुस्से से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी आंखें शोलों की तरह आग उगल रही थी और उसके गले, माथे और हाथों की नसें उभर के बाहर दिख रही थी। आगे देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। देव रूम के अंदर आके अपने किंग साइज चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा के किसी राजा की तरह बैठ गया और घूर घूर के उन उल्टे लड़कों को देख रहा था। क्रिश जल्दी से आगे आया और उसने देव को सिगार जला के दी। देव उसके लंबे लंबे कस भरने लगा और उन लड़कों को अपनी जानलेवा नज़ारों से घूरने लगा। इस वक्त उन लड़कों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये वही लड़के हैं जो उस दिन निया को जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहे थे, जिनसे बच के वो भागी थी और भागते हुए ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। देव ने उन सबको पकड़ के अपने इस हेल में लाने का ऑर्डर क्रिश को दिया था। ये 5 लड़के हैं, इनकी इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि कभी भी मर सकते हैं, पर देव को अभी भी चैन नहीं मिला। उसका गुस्सा उन सबको देखते हुए और ज्यादा बढ़ रहा था। उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कैसे वो लोगों उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और उसे जगह जगह छू भी रहे थे। देव की आंखों के आगे बार बार वही सीन घूम रहा था जब इन लोगों ने उसकी लिटिल डॉल को अपने इन गंदे हाथों से उसे छुआ था। उसने डैन को कुछ इशारा किया तो डैन उसके पास आया। उसने बोला, डैन इन सबके हाथों को इनकी बॉडी से अलग कर दो, इन लोगों के गंदे हाथ मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। डैन ने जल्दी से एक तेज धार वाली तलवार ली, फिर बॉडीगार्ड को उन्हें नीचे उतरने का इशारा किया तो बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आए और उन सबको एक साथ जमीन पर पटक दिया। वो सब ऐसे नीचे गिरे थे जैसे कोई कचरा हो। डैन ने जल्दी से अपनी तलवार से एक एक कर उनके हाथों पर वार किया और एक झटके में उन सबके सतों को उनकी बॉडी से अलग कर दिया। वहां उन 5 लड़कों की चीखें इतनी दर्दनाक और जोर की थी कि वहां कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था और उस पूरी जगह पर खून ही खून फैल गया था। देव को उन सब की चीखें सुन बहुत मजा आ रहा था। वहां खड़े बॉडीगार्ड को भी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। ये सब तो उन लोगों के लिए जैसे रोज का हो। वहीं क्रिश, उसकी तो जान हलक में आ गई थी। ये सब देख के उसके लिए ये सब देखना रोज का नहीं था। हाँ, पर जब प्रॉब्लम होती थी तो वो भी देव जैसा खतरनाक बन जाता था, पर उसका नेचर ही हंसी मजाक वाला था। वो ऑल टाइम अपने चुलबुले मूड में रहता था, पर देव के सामने वो कुछ नहीं कर पाता था। देव का भले बचपन का दोस्त है, पर फिर भी देव से उसे बहुत डर लगता है। वैसे उसने कितनी ही बार देव की जान बचाई है, कितनी ही बार उसने देव को लगने वाली गोली खुद पर ली है। देव क्रिश को जताता नहीं था, पर प्यार वो भी उसे बहुत करता था। बचपन से देव का यही तो एक दोस्त है जिसके साथ वो कैसे भी पेश आ सकता है। देव उसे कितना ही कुछ भी क्यों ना बोल के, यहाँ तक जान से मारने की धमकी ही क्यों ना दी हो, पर वो कभी उसे छोड़ के नहीं जाता। हर वक्त देव की परछाई बनके उसके साथ रहता है। क्रिश अपना मुंह खोले ये सब देख रहा था, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे खून खराबा ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो बस सब बेमन से देख रहा था, पर जरूरत पड़ने पर वो भी देव की तरह खूंखार शेर बना जाता है। क्रिश को अभी ये नहीं पता था कि देव ये सब सिर्फ लड़की छेड़ने की वजह से कर रहा है या कुछ और बात है, इसलिए वो अभी नॉर्मल था। उसे अभी कुछ भी नहीं पता था कि उसकी फ्यूचर लेडी बॉस मिल गई है। अगर उसे पता होता कि ये लोगों ने उसकी फ्यूचर लेडी बॉस को छेड़ा है तो वो पहले नो पर होता इन सबको मारने में। देव ने क्रिश को देख के बोला, ऐसे मुंह क्यों खोल रखा है, तुम्हें भी कुछ चाहिए? देव की बात सुन क्रिश का मुंह बन गया और डैन और रेक उसे देख मुस्कुराने लगे। क्रिश को उनपे और देव पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने डैन और रेक को घूर के देखने लगा, जैसे कह रहा हो बाद में मिलना तब बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। क्रिश की धमकी सुन दोनों की हंसी गायब हो गई। देव बोला रेक। जैसे ही रेक ने अपना नाम सुना वो देव के पास आ गया। देव ने उसे कुछ लाने का बोला, जिसे सुन उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो जल्दी से उस रूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर में वो एक बॉक्स लेके आया तो देव बोला, इन लोगों को उस शीशे से बंद रूम में डालो और ये सब उनके पास छोड़ दो, इनको पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया है, उसकी सजा कैसी होती है। क्रिश के तो पसीने छूटने लगे। वो मन में ही बोला, हे भगवान, आपन मुझे ऐसे डेविल को ही क्यों दिया? कुछ और अच्छा सा दोस्त नहीं दे सकते थे क्या? इसे तो हर वक्त मारना और खून बहाना ही आता है। वो समझ गया था कि अब देव उन सब के साथ क्या करने वाला है।
थोड़ी ही देर में वो सब लोगों एक पूरे पैक शीशे के रूम के अंदर थे और जो बॉक्स रेक लेके आया था उसे भी उसमें खोल के डाल दिया था। उस बॉक्स में से बिच्छू और कीड़े निकले थे। बॉक्स खोलते ही वो उन लड़कों पर अटूट पड़े और देव, क्रिश, रेक, डैन और बाक बॉडीगार्ड सब रूम में से इस भयानक नज़ारे को देख रहे थे। देव के होठों पर तो डेविलिश स्माइल थी, तो वही क्रिश की हवा टाइप थी, और बाकी सबको तो ये सब एंटरटेनमेंट लग रहा था। वो सारे लड़के इधर उधर उस रूम में उन कीड़ों से बचने के लिए खिसक रहे थे। उनके हाथ तो पहले ही काट दिए थे और उन सब की हालत पहले ही मर के अधमरी हो गई थी, खून भी बहुत बह गया था। तो वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को नहीं झेल पाए और वहीं उन सब ने अपना दम तोड़ दिया। देव डैन से बोला, इन सबको मेरे मगरमच्छ को खिला दो, उनकी भूख भी मिट जाएगी। सियार कहाँ है? रेक बोला, बॉस वो अभी अपने रूम में है, उसका मुंह फुला हुआ है, वो आपसे नाराज है। देव अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और सियार के पास जाने लगा। वो चलते हुए ही बोला, हाँ मुझे पता है, मैं उससे मिलने नहीं आया इसलिए अपना गुस्सा दिखा रहा है। ये बोल वो सियार के रूम के पास आ गया। एपिसोड 18। वो सारे लड़के इधर उधर उस रूम में उन कीड़ों से बचने के लिए खिसक रहे थे। उनके हाथ तो पहले ही काट दिए थे और उन सब की हालत पहले ही मर के अधमरी हो गई थी, खून भी बहुत बह गया था। तो वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को नहीं झेल पाए और वहीं उन सब ने अपना दम तोड़ दिया। देव डैन से बोला, इन सबको मेरे मगरमच्छ को खिला दो, उनकी भूख भी मिट जाएगी। सियार कहाँ है? रेक बोला, बॉस वो अभी अपने रूम में है, उसका मुंह फुला हुआ है, वो आपसे नाराज है। देव अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और सियार के पास जाने लगा। वो चलते हुए ही बोला, हाँ मुझे पता है, मैं उससे मिलने नहीं आया इसलिए अपना गुस्सा दिखा रहा है। ये बोल वो सियार के रूम के पास आ गया। आगे सिंघानिया हॉस्पिटल, मुंबई। निया के बोर्ड में निया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ तो उसके मुंह से आह निकल गई। वहीं उसके साइड में बैठी स्नेहा जी ने जब निया की आवाज सुनी तो जल्दी उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर के बोली, बेटा आप ठीक तो है? आपको कहाँ दर्द हो रहा? हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। ऐसा कहते ही उन्होंने सामने सोफे पर बैठे संदीप जी जो अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहे थे उनसे बोली, संदीप देखो बच्ची को होश आ गया है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, उसको कहीं दर्द हो रहा है। संदीप जी जो फ़ोन में अपना कुछ काम कर रहे थे उसे बंद कर जल्दी से सोफे से खड़े हुए और तुरंत बोर्ड से बाहर चले गए। संदीप जी को भी निया की बहुत चिंता थी। भले वो उनकी बेटी नहीं थी पर अब उन लोगों ने उसे दिल से अपनी बेटी मान लिया था। संदीप जी जैसे बोर्ड से बाहर निकले उन्हें नर्स मिल गई। ये वही नर्स थी जिसने देव अंदर जाने से रोका था। संदीप जी उससे बोले, नर्स हमारी बच्ची को होश आ गया है, आप जाके डॉक्टर नील को बुला लाइए, उन्हें दर्द हो रहा है। नर्स संदीप जी को जानती थी इसलिए उसने जल्दी अपना सिर हिलाया और वहां डॉक्टर नील को बुलाने चली गई। संदीप जी बोर्ड के अंदर आए और निया के पास उसे देखने आ गए। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा अब आप कैसा महसूस कर रही है? निया जो पहले ही दर्द से परेशान थी, ऊपर से अनजान लोगों का उससे इतने प्यार से पेश आना कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप उन दोनों आदमी औरत को अपनी कंफ्यूज्ड भाव से उन दोनों को देख रही थी। तभी बोर्ड का डोर खुला और डॉक्टर नील अंदर आए। उन्होंने आके पहले संदीप जी और स्नेहा जी को ग्रीट किया, फिर निया के पास आके उसका चेकअप करने लगा। उसने सब कुछ अच्छे से। अब निया की कंडीशन पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी। डॉक्टर ने निया से पूछा, मिस क्यूटी अब आपको कैसा फील हो रहा है? आपको कहीं दर्द हो रहा है? चेक करने के बाद उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। निया ने डॉक्टर को पहले छोटी सी स्माइल किया, फिर धीरे से बोली, जी डॉक्टर मेरे सिर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने उसकी बात सुनी तो वो उसके सिर को देखा जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर बोले, मिस क्यूटी आपके सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी है जिसमें आपको खून भी बहुत बह गया है। अभी आपको कमज़ोरी बहुत है, हम आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। थोड़ा दर्द आपको सहना पड़ेगा, बाकी ज़्यादा के लिए मैं अभी आपको एक शॉट दे देता हूँ और अब आपको होश आ गया है तो अब आप मेडिसिन खा भी सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निया ने डॉक्टर की सारी बातें अच्छे से सुनी। जैसे ही उसने शॉट देने वाली बात सुनी उसने ना में गर्दन हिला दी और थोड़ा डरते हुए बोली, नहीं डॉक्टर मैं कोई शॉट नहीं लूँगी, मुझे आप मेडिसिन दे दो, मैं वो खा लूँगी। डॉक्टर को पहले ही पता चल गया था कि ये क्यूटी बच्ची इंजेक्शन के नाम से ही बहुत डरती है। उसने उसे कुछ नहीं बोला, उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए बोला, मिस क्यूटी वैसे आपका नाम क्या है? डॉक्टर नील निया का ध्यान अपनी बातों में लगा के शॉट को उसकी निडल में इंजेक्ट करना था। वो निया से बात भी कर रहे थे और अपने पास मैकी ट्रे में से उसका शॉट भी रेडी कर रहे थे। डॉक्टर ने निया का नाम पूछा तो निया प्यार और मासूम सी आवाज में बोली, मेरा नाम निया है। वहीं पास में स्नेहा और संदीप भी खड़े सब देख और सुन रहे थे। जब उन दोनों ने निया के चेहरे को गौर से देखा तो एक दूसरे को देख के एक साथ बोले, ये कहीं ये वो तो नहीं जो हम सोच रहे हैं।
संदीप और स्नेहा दोनों ही अपनी बात पर सोचने लगे और फिर स्नेहा जी बोली, पता नहीं संदीप, पर ये बच्ची मुझे मेरी सिया की तरह लग रही है। देखो उसका चेहरा और उसकी वो नीली आंखें बिल्कुल मेरी सिया की तरह है। संदीप जी उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं, स्नेहा अभी आप शांत रहिए, हम सब पता करवाते हैं। पहले ये बच्ची अच्छे से ठीक हो जाए, फिर हम सब कुछ पता करेंगे। जो हम सोच रहे हैं क्या वो सब सच? स्नेहा जी ने हाँ में सिर हिलाया और नोनिया और डॉक्टर की बातें सुनने लगे। नेहा बोली, डॉक्टर मेरा नाम निया सिन्हा है। डॉक्टर नील उससे आगे बोला, अरे वाह, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट और सुंदर है। इस पे निया मुस्कुरा दी और डॉक्टर नील जब कंफर्म हो गए कि निया का पूरा ध्यान उन पे है तो उन्होंने शॉट लिया और निया की निडल में उसे इंजेक्ट कर दिया। निया हल्की सी सिसकी, तब तक डॉक्टर नील का काम हो गया था तो वो जल्दी से निया से दूर हो गए। निया ने जब डॉक्टर नील के हाथ अपनी निडल के पास देखे तो वो अपनी आंखें बड़ी करके डॉक्टर नील को देखने लगी। तो डॉक्टर नील जल्दी से बोले, अरे क्यूटी, वो मैं आपकी निडल चेक कर रहा था, कहीं स्वेलिंग तो नहीं आई है। नेहा ने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं संदीप और स्नेहा जी ने जब ये सब देखा तो वो कन्फ्यूजन से डॉक्टर नील को देखने लगे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। डॉक्टर नील ने उन्हें आंखों से ही इशारा कर दिया कि वो बाद में आपको बता देगा। दोनों चुप हो गए। फिर नेहा के पास आके उसके माथे को चूम के स्नेहा जी बोली, बेटा अब आपको अच्छा लग रहा है ना? नेहा फिर कंफ्यूज्ड हो गई और उनको देखने लगी। फिर धीरे से बोली, आप कौन हैं? आप मुझे जानते हैं? संदीप और स्नेहा जी ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर नेहा को देख के स्नेहा जी बोली, नहीं बेटा, आप हमें नहीं जानते और ना हम आपको जानते हैं। आपका एक दिन पहले हमारी कार से एक्सीडेंट हो गया था, हम ही आपको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए थे। हमारा नाम स्नेहा सिंघानिया है और ये हमारे पति है। उन्होंने संदीप जी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर दी और बोली, संदीप सिंघानिया। नेहा ने सिंघानिया का नाम पहले भी सुन रखा था नेहा के मुंह से, जो हमेशा देव के बारे में बात करती रहती थी। उसे देव पर क्रश था। नेहा बोली, आंटी आपको बहुत सारा थैंक यू, उस दिन आपने मेरी जान बचा ली। इतना बोल वो उस दिन के बारे में सोचने लगी और अपनी सोच में गुम हो गई। वही डाकखेल में देव सियार के रूम के बाहर खड़ा था। क्रिश डैन के कान में फुसफुसाते हुए धीरे से बोला, डैन ये डेविल सबको अपना गुस्सा दिखाता है और सियार इस डेविल को गुस्सा दिखा है, ये तो बहुत डेयरिंग है। डैन भी उसी तरह उसके काम में फुसफुसाते हुए बोला, उसमें बॉस की तरह ही डरे है, तुम बच के रहना, वो बॉस के जैसा है। खड़ूस डेविल अभी चुप रहो, नहीं तो बॉस हमें अभी हमारा इनाम दे देंगे, फिर पता नहीं कौन सा इनाम होगा। क्रिश डैन की बात सुन के बिल्कुल चुप हो गया और सामने देखने लगा, जहां अब देव उस रूम के अंदर चला गया था जहां सिसियार को रखा गया था। एपिसोड 19। इतना बोल वो उस दिन के बारे में सोचने लगी और अपनी सोच में गुम हो गई। वही डाकखेल में देव सियार के रूम के बाहर खड़ा था। क्रिश डैन के कान में फुसफुसाते हुए धीरे से बोला, डैन ये डेविल सबको अपना गुस्सा दिखाता है और सियार इस डेविल को गुस्सा दिखा है, ये तो बहुत डेयरिंग है। डैन भी उसी तरह उसके काम में फुसफुसाते हुए बोला, उसमें बॉस की तरह ही डरे है, तुम बच के रहना, वो बॉस के जैसा है। खड़ूस डेविल अभी चुप रहो, नहीं तो बॉस हमें अभी हमारा इनाम दे देंगे, फिर पता नहीं कौन सा इनाम होगा। क्रिश डैन की बात सुन के बिल्कुल चुप हो गया और सामने देखने लगा, जहां अब देव उस रूम के अंदर चला गया था जहां सियार को रखा गया था। आगे देव रूम के अंदर गया तो देखा सियार अपनी कालीन पर बैठा है। देव अंदर जाके सीधा सियार के पास उसके साइड और उसका सिर से हिलाने लगा, पर सियार ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था। तब देव धीरे से उसके कान के पास जाके बोला, मैंने तुम्हारी मम्मी को ढूंढ लिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, बहुत जल्द मैं तुमको हमारी मम्मी से मिलवाऊंगा। अब भी ऐसे ही गुस्सा रहना है तो फिर भूल जाना कि मैं तुम्हें मम्मी को तुम्हें मिलने भी दूंगा। जैसे ही देव ने अपनी बात खत्म की, सियार एक चमक के साथ उसके पैरों में अपने सिर को रख के रखड़ने लगा, जैसे कह रहा हो कि मैं अब गुस्सा नहीं हूं, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है। देव ने उसे ऐसे करते देखा, फिर उसके सिर को सहलाने लगा और प्यार से उसके सिर को चूम के बोला, हाँ मैं समझ गया, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से बहुत जल्द मिलवाऊंगा। पहले वो पूरी तरह से ठीक होके घर आ जाए, फिर तुमसे मिलाने लेके आऊंगा, तब तक कोई ड्रामा मत करना। देव की पहली वाली बात को सुन के उसकी आंखों में चमक आ गई थी, तभी उसकी लास्ट वाली बात सुन के उसका मुंह ही बन गया। उसे देख के देव के होठों पर स्माइल आ गई। फिर वो सियार से बोला, हाँ मुझे पता है, तुम समझदार हो पर मुझसे मिलने की जिद करते हो, फिर रेक सबको परेशान करते हो, इसलिए अभी कोई शैतानी नहीं, अभी तुम्हारी मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देव की सारी बातों को सुन के सियार उसके हाथों पर अपने मुंह को रख अपनी जीभ से चाटने लगा। इससे देव समझ गया कि सियार उसकी सारी बातों को अच्छे समझ गया है, अब वो गुस्सा भी नहीं है और किसी को परेशान भी नहीं करेगा। उसने फिर से उसके सिर को सहलाया और उसके माथे पर किस किया और जाने के लिए खड़ा गया।
पर वहाँ कोई और भी था जो ये सारा नज़ारा अपनी फटी आंखों से और मुंह खोल के देख रहा था। ये कोई और नहीं कृष था, जो देव और सियार को बिल्कुल एक बाप बेटे की तरह बातें करते और प्यार करते देख रहा था। जबकि सियार किसी को भी अपने पास नहीं आने देता है। कृष कितनी बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। सियार उसे अपनी एक दहाड़ से ही डरा दिया करता था। कृष उससे दूर ही रहने लगा। फिर अब दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्यार से बिहेव करते देख उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए थे। वो सोच रहा था कि मुझमें कौन से कांटे लगे हैं जो ये शैतान उसे पास तक नहीं आने देता है। कृष अभी अपने ख्यालों में ही गुम था कि पीछे से डैन ने उसके काकंधे पर हाथ रखा, जिससे कृष अपने होश में आया। डैन उसके मुंह को बाबंद करते हुए बोला, अपना मुंह तो बंद कर लो, नहीं तो बाद में पता चले कितने मच्छर तुम्हारे मुंह में घुस गए हैं। डैन की बात सुन के कृष का मुंह ही बन गया। कृष के बने हुए मुंह को देख डैन की हंसी छूट गई तो कृष पलट के डैन को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर के देखने लगा तो डैन की हंसी एकदम बंद हो गई। उन दोनों को देख रेक बोला, जो कब से उन दोनों के पीछे खड़ा होकर उनकी बकवास सुन और देख रहा था, अगर तुम दोनों का चिड़िया और मेना उड़ हो गया हो तो कुछ काम की बातें कर लें। रेक की बात सुन डैन और कृष अब रेक को घूरने लगे, जैसे कह रहे हो हमने कब खेला चिड़िया उड़ मेना उड़ गेम। रेक उन दोनों को इग्नोर कर बोला, तो तुम इतनी देर से क्या बच्चों जैसे ड्रामा कर रहे हो। वो सब बात ही कर रहे थे कि तभी देव की आवाज आई, अगर तुम तीनों का नाटक हो गया हो तो जो मैंने काम दिया है उसे जल्दी से करो। फिर कृष की तरफ देख के बोला, कृष मुझे लगता है तुमने अभी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कृष ना समझी में देव को देखने लगा। देव फिर से बोला, जो हॉस्पिटल में लड़की है उसकी। कृष जल्दी से बोला, पर बॉस हमें तो उनकी इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। देव बोला, ये पूरी नहीं है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके माता पिता और उसके बचपन से लेके अब तक की समझें। कृष जल्दी से बोला, जी बॉस हो जाएगा। देव रेक और डैन की तरफ देख के बोला, और तुम दोनों पता करो कौन है जो मेरा नाम लेके पीठ पीछे अपने माल की डील कर रहा है। मुझे जल्दी ही उस शख्स के बारे में पता करके बताओ किसने द डेविल सिंघानिया से पंगा लिया है। रेक और डैन दोनों ही बोले, जी बॉस हम जल्दी आपको पता करके बता देंगे। उनकी बात सुन देव ने हम बोल सिर हिलाया और फिर वहां से बाहर की तरफ निकल गया। उसके पीछे ही कृष भी आ गया। देव जैसे ही डाकहेल से बाहर आया, गार्ड ने जल्दी से आगे आके गाड़ी के पीछे का डोर खोल दिया। देव उसमें जाके बैठ गया और कृष आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। उसके पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी चलने लगी। देव ने जल्दी से अपनी पॉकेट से अपने फोन को निकाला और तुरंत स्नेहा जी को कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में निया के बोर्ड में निया अपनी सोच में गुम थी और स्नेहा और संदीप जी उसके साइड में खड़े थे। तभी स्नेहा जी का फोन रिंग करने लगा। फोन के बजने की आवाज सुन के निया अपने होश में आई और स्नेहा जी की तरफ देखने ली। एपिसोड 20 सिंघानिया हॉस्पिटल मुंबई। निया के बोर्ड में निया अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसके कानों में फोन रिंग करने की आवाज गई, जिससे वो अपनी सोच से बाहर आई। देखने लगी किसका फोन बज रहा है। निया देखा स्नेहा जी का फोन रिंग कर रहा है। स्नेहा जी ने अपने फोन को देखा जिसपे देव का नाम फ्लैश हो रहा था। उन्होंने एक नज़र संदीप जी को देखा तो उन्होंने अपनी आंखों से ही इशारा किया। स्नेहा जी निया के पास से थोड़ी दूरी पर जाके कॉल उठाया। कॉल उठाते हैं उधर से देव की फिक्रमंद आवाज आई, मोम आप अभी हॉस्पिटल में ही है। स्नेहा जी, हाँ देव हम अभी हॉस्पिटल में ही है, आप कहाँ हैं? आपका जो काम था वो हो गया ना? देव, हाँ मोम मेरा काम हो गया है और मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। और उसे होश आ गया क्या? स्नेहा जी थोड़ा सोच के, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो देव की टांग खींच रही थी। समझ तो वो भी गई थी पर फिर भी उनको देव के मुंह से सुनना था, इसलिए अब देव को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। देव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हम मोम में उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ जो हॉस्पिटल में है। स्नेहा जी, हम अच्छा वो निया, आप निया की बात कर रहे हैं? जैसे ही देव के कानों में निया का नाम गया, कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। देव कुछ देर बाद बोला, हाँ मोम वही उसका नाम निया है। वो ऐसे प्रेटेंड कर रहा था जैसे कि उसे निया के बारे में कुछ पता ही ना हो। स्नेहा जी, देव उस प्यारी बच्ची का नाम निया है और वो अभी ठीक है, उसे होश आ गया है। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप भी कर लिया है। देव जी मोम मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, फिर डॉक्टर से उसकी सारी कंडीशन के बारे में पूछ लूँगा और उसके डिस्चार्ज के बारे में भी बात कर लूँगा। आप चिंता मत करिए, उसे अब कुछ नहीं होगा। आप उसके साथ हो और डैड भी, वैसे भी जिसके साथ सिंघानिया खड़े होते हैं उसका बुरा तो फिर कोई कर भी नहीं सकता है ना मोम। स्नेहा जी, देव ये आपने सही बात की है, पर हम अभी ये सोच रहे हैं कि ये बच्ची, मेरा मतलब है निया, क्या हमारे साथ आने के लिए मानेगी? देव मोम आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जब आपका बेटा आपके साथ है तो वो कुछ भी कर सकता है। आप तो बस अब उसके घर में आने के वेलकम की तैयारी करिए, बाकी सब मैं देख लूँगा।
स्नेहा जी, मेरा बच्चा कितना ज्यादा समझदार है जो अपनी माँ को जरा भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता है। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि संदीप जी स्नेहा जी से बोला, स्नेहा जरा फोन हमें दीजिए, आप बच्ची के पास बैठे। स्नेहा जी ने देव से बोला, देव आप अपने डैड से बात करिए, हम निया के पास जाते हैं। दूसरी तरफ से देव की एक बार फिर दिल की धड़कनें बढ़ गई जब निया का नाम लिया। देव, हम मोम ठीक है, इतना बोल वो चुप हो गया। तभी संदीप जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, संदीप जी। देव, आप कितनी देर में यहाँ पहुँच रहे हैं? बेटा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देव अपने डैड की टेंशन भरी आवाज सुन वो समझ गया कि कुछ इम्पोर्टेंट है। देव, डैड मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हो मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मोम भी परेशान हो जाएगी, आपका चेहरा देख के ही आपकी सारी टेंशन भाप लेती है वो। अगर मेरी मोम को कुछ भी हुआ ना डैड तो फिर आपकी खैर नहीं है। देव, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए अपना और मोम का आप ध्यान रखिए। और हाँ, वो आपकी नई बेटी का भी मैं आता हूँ। इतना बोल संदीप जी के बिना कोई जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहाँ हॉस्पिटल में संदीप जी देव की बात और उसकी धमकी को समझने की कोशिश कर रहे थे, फिर खुद से बोले, खलूस अपने बाप को भी धमकी दे रहा है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, आने दो। फिर रुककर एक मिनट, इन्होंने लास्ट में क्या बोला? हमारी नई बेटी का ध्यान रखे हैं। इनके कहने का क्या मतलब था? हम फिर कुछ सोच के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर खुद ही बोला, हमारी बेटी। हाँ सही तो बोला उस खड़ूस ने, कभी कभी तो ये खड़ूस अच्छी बात भी बोले देते हैं। फिर वो भी बोर्ड में अंदर आके निया के पास साइड में उसके बैग पर बैठ गए। निया जो स्नेहा जी से बातें कर रही थी, वो संदीप जी को अपने पास बेड पर बैठा देखती है तो उसको देख लगती है उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आया था कि इतनी पावरफुल फैमिली उसके पास क्या कर रही है। संदीप जी उसे अपनी तरफ देखते हैं तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर के बोलते हैं, बेटा आप अब ठीक फील कर रही है ना? मतलब आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? हम डॉक्टर को बुलाए? नेहा पहले तो उनको अपने पास बैठने से शौक हुई, फिर उसके प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने से बाद में उनकी इतनी फिक्र वाली बात सुन के तो नेहा इतनी ज्यादा भावुक हो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। आज उसे कितने सालों बाद अपनेपन का प्यार का एहसास हुआ था जो उसे कभी किसी से नहीं मिला था। जब उसके मोम डेड थे तब वो दुनिया की सबसे लकी लड़की रही, पर जब उसके मोम अचानक उसे अकेला छोड़ के चले गए थे उसके बाद से तो उसकी जिंदगी एक कचरे की तरह हो गई थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हर वक्त बस ताने गालियां मार खाना, काम करना, हर छोटी बातों पर उसे टॉर्चर करना, उसे कुछ भी लाके ना देना, बीमार होने पर भी उसे काम करवाते थे, मारते थे, खाना भी खाने को नहीं मिलता था उसे। और आज अनजान लोग उसे प्यार और अपनेपन का एहसास करवा रहे थे। निया को ऐसे रोता देख संदीप जी प्यार से उसके गालों से आंसू साफ करते हुए बोलते हैं, बेटा हमने कुछ गलत बोला है। निया उनकी बात सुनना मैं सिर हिला दी तो स्नेहा जी भी उसकी आंखों में आंसू देख वो भी फिक्र के साथ उसके गालों को छूते हुए बोली, बेटा आपको कहीं दर्द हो रहा है? आप रोए मत, हमें बताइए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। आप चुप हो जाइए, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते, आप तो हमारी प्यारी प्रिंसेस हैं ना, फिर ऐसे नहीं रोते, हम डॉक्टर को बुलवाते हैं। निया तो उनकी बातें, उसके प्यार से उसके गालों का छूना और उनके मुंह से खुद के लिए प्रिंसेस सुन के ही इतनी ज्यादा भावुक हो गई थी कि उसने उनके एक हाथ को पकड़ लिया और वो ना मैं अपना सिर हिला रही थी जैसे कह रही हो, डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं ठीक हूँ। संदीप जी भी बोले, स्नेहा जी आप यही रुकिए, हम डॉक्टर को बुला देंगे, निया आपको अपने पास चाहती है। नेहा ने फिर संदीप जी की तरफ देख के धीरे से अपनी रुबासू आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ अंकल, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। इस पे स्नेहा जी बोली, फिर बच्चे आप रो क्यों रही है? नेहा उनको देख धीरे से बोली, आंटी आप लोग मुझसे इतने प्यार से बात की ना तो मन भर आया, वो क्या है ना आज तक किसी ने मेरी फिक्र करना तो दूर प्यार से बात भी नहीं की, इसलिए आप लोगों के इतने प्यार से मैं खुद को संभाल नहीं पाई। नेहा की बात सुन के स्नेहा जी ने संदीप जी को देखा, वो भी उनको ही देख रहे थे। उनको समझ नहीं आया कि नेहा की इस बात पर वो दोनों क्या जवाब दे। तभी बोर्ड का डोर खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स रोब के साथ अंदर आया। डोर खुलने की आवाज सुन सब उस तरफ देखने लगे। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।